तो आपका डॉक्टर अविवेक आज आपको बताने वाला है न्यूक्लियर मेडिसिन पर पूरे करियर ग्रोथ, करियर प्रॉस्पेक्ट्स। आप लोगों ने बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, तो चलिए न्यूक्लियर मेडिसिन पर बात करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जिन पर मैं बात करूँगा, जिससे कि आपको एक आउटलाइन पता हो। दूसरी बात, ये एक नई क्या है, एक तरह की न्यू रेडियोलॉजी है, जहाँ रेडियोलॉजी में एक स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे हम सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं तो उसमें कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कोई ट्यूमर है किसी बेसल गैंग्लिया में, सपोज ट्यूमर है या इन्फार्ट है कहीं पर हमारे ब्रेन में, तो वो दिखाई देगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा और उसका लीजन दिखाई देगा। जबकि न्यूक्लियर मेडिसिन उससे एडवांस है। न्यूक्लियर मेडिसिन में आपको फंक्शनल रेडियोलॉजी की तरह अंदर की फंक्शनैलिटी भी दिखती है। एक तरह का ये मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सबको समेटे हुए है और ऑर्गन के फंक्शंस पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे पाती है न्यूक्लियर मेडिसिन। तो ज़्यादा डेप्थ में डायग्नोसिस हम बना पाते हैं। कई बार हम कुछ हिडन ट्यूमर सेल्स को भी न्यूक्लियर मेडिसिन की वजह से ढूंढ सकते हैं। तो मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, मैं हमेशा छोटी सी पर्ची पर लिख लेता हूँ। सबसे पहला, इमेजिंग मॉडलिटीज़ में रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। दूसरा, डायग्नोस्टिक फोकस इनका क्या होगा। तीसरा, रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो किस में ज़्यादा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, प्रोसीजर्स किस किस तरह की करते हैं, क्या न्यूक्लियर मेडिसिन में कुछ थेरेपेटिक संभावनाएं हैं लाइक रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जैसे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक है। फिफ्थ है, पेशेंट इंटरेक्शन, वो जो मैं बोलता हूँ लिटिगेशन और वायलेंस रिस्क और ये सब, वो कैसा है। सिक्स्थ है करियर ग्रोथ, करियर ऑप्शंस क्या क्या आपको मिल सकते हैं। सैलरी क्या है, सैलरी इंडिया में, और मैं एक तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप अंदर बाद में ब्रांचेस का फ्यूचर भी पता कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इमेजिंग मॉडलिटीज़ पर। तो कि रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पर मेरे वीडियोस हैं, वो आप देख लीजिए। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पर पूरा एक इंटरव्यू है, तो बहुत कुछ जहाँ पर मिलता जुलता है वहाँ बहुत कुछ अलग भी है। ये दोनों ब्रांचेस में, न्यूक्लियर मेडिसिन में, दोनों के मेथड अलग हैं, दोनों के फोकसेस अलग हैं। तो जहाँ एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह रेडियोलॉजी में होता है, मैंने बताया कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें जैसे पैट स्कैन, स्पेक्ट, डीएमएसए स्कैन जो किडनी के स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए किया जाता है, डीटीपीए स्कैन हम लोग बच्चों में कभी कभी करवाते हैं, कभी कभी थायराइड स्कैन, बोन स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के डिफरेंट स्कैन फिर टारगेटेड रेडियो आइसोटोप डिलीवरी में भी काम आते हैं ये लोग। मतलब कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कहीं तक पहुंच जाएगा और उसके बाद ये न्यूक्लियर मेडिसिन वालों की हेल्प से उस कैंसर सेल्स को वहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है टारगेटेड न्यूक्लियर आइसोटोप्स डालकर। तो इस तरह से बहुत सारी डायग्नोस्टिक एंड कुछ बहुत ही स्पेसिफिक थेरेपेटिक प्रोसीजर्स में इन लोगों का रोल है। देन फिर आता है डायग्नोस्टिक फोकस। डायग्नोस्टिक फोकस जैसे कि मैंने बता दिया, उसमें रेडियोलॉजी में स्ट्रक्चर्स मेनली हमें देखने होते हैं, और स्ट्रक्चर में कोई लीजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे किडनी में सोनोग्राफी में हाइड्रोनेफ्रोसिस देख सकते हैं ना रेडियोलॉजिस्ट लोग। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, किडनी में स्ट्रक्चरल कोई डैमेज तो नहीं हुआ, वहाँ की फंक्शनलिटी में, वहाँ का परफ्यूजन कैसा चल रहा है वो डीटीपीए स्कैन बता देगा, कोई स्कारिंग तो नहीं हुई है किडनी में वो बता देगा। तो इस तरह से ये लोग फंक्शनलिटी पर काम करते हैं। देन तीसरे नंबर पर मैंने कहा रेडिएशन एक्सपोजर। दोनों ही ब्रांचेस में रेडिएशन एक्सपोजर है। सबसे ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर मैं कहूँगा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा देर तक प्रोसीजर कर रहे होते हैं अंडर द लाइक सभी प्रिकॉशन लेकर, बट अंडर द रिस्क ऑफ रेडिएशन। बट न्यूक्लियर मेडिसिन में थोड़ी कम रिस्क है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की तुलना में। साथ में न्यूक्लियर मेडिसिन में जो डॉक्टर कंसल्टेंट होते हैं वो ज़्यादातर यदि डायग्नोसिस में इन्वॉल्व हैं तो टेक्नीशियंस ज़्यादा उस रूम में जाएंगे जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर है। वो तो बाहर देखकर कंप्यूटर पर देख सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो रिपोर्ट तैयार करना है। लेकिन जब उनको इंटरवेंशन करना होगा तब उनको रिस्क बराबर होगी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जितनी ही। फोर्थ नंबर पर प्रोसीजर्स क्या क्या करते हैं ये लोग। तो प्रोसीजर्स में मैंने बताया कि रेडियो आइसोटोप को टारगेटेड डिलीवरी करना, कुछ पैक्ट स्पेक्ट टाइप के जो हैं ये सब करना इनमें आ जाएगा। कुछ न्यू प्रोसीजर्स के फैंसी से नेम है वो देख लेना, जहाँ वही मैंने जो बताया कि बेसिकली जो उनका वो है कि टारगेटेड ट्यूमर सेल्स को किल करना, उसमें काम आते हैं ये लोग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे
फिफ्थ है पेशेंट इंटरेक्शन। पेशेंट इंटरेक्शन न्यूक्लियर मेडिसिन में कुछ ज़्यादा देर तक इन्वॉल्व होना पड़ सकता है पेशेंट से, लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये अगेन ज़्यादा डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग की ब्रांच नहीं है, डायग्नोसिस में ज़्यादा रोल होता है, तो इसमें लिटिगेशन रिस्क भी मिनिमल है और वायलेंस वगैरह की रिस्क ना के बराबर है। देन हम आते हैं करियर ग्रोथ। तो करियर ग्रोथ में जो है न्यूक्लियर मेडिसिन में, और मैं इसके कॉन्स भी बताऊंगा न्यूक्लियर मेडिसिन के आपको, ये हुआ कि आपको कॉर्पोरेट में जॉब मिलेंगे, अच्छे जॉब्स। अभी लगभग 250 न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर हैं इंडिया में, शायद ज़्यादा होंगे थोड़े, आसपास आप देख लेना। और बहुत सारे स्पेक्ट और जो पैट मशीन्स हैं बहुत सारे सेंटर्स पर आ गई हैं, लगभग 100 से अधिक में। लेकिन अभी इनकी बहुत नीड है, बहुत सारी मिडिल सिटीज़ में इनकी बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी राइट नाउ जबलपुर में एक ही सेंटर था, वो भी शायद अभी बंद हो गया या उतना चलन में नहीं है। तो बहुत सारे मिडिल सिटीज़ में इनकी ज़रूरत है और ये लोग नहीं हैं मिडिल सिटीज़ में। तो करियर प्रॉस्पेक्ट्स में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, बिग इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, इन सब में तो आप ज़रूरत है ही। लेकिन उसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजेस एक्सपैंड हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, खासकर पुराने मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आती जा रही हैं, खासकर ऑन्कोलॉजी, कैंसर इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। कैंसर्स में तो इसका बहुत रोल है। तो साथ में कार्डियोथोरेसिक मेडिसिन में रोल है, न्यूरोलॉजी में रोल है। तो इन सब जगह पर क्योंकि डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो इनकी भी ज़रूरत होगी न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर्स की, और इनकी संख्या बहुत कम है। ये हाईली अनसैचुरेटेड ब्रांच है। इंस्टीट्यूट्स में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्री मिल जाएगी, है ना। इसके बाद फिर जो करियर प्रोग्रेस होती है, कॉर्पोरेट्स में आपको कंसल्टेंट के जॉब मिल जाएंगे, बिग हॉस्पिटल्स, बिग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे, कुछ रिसर्च जॉब्स मिल सकते हैं। और इंडिया में ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन यूएस वगैरह में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इनको जॉब मिलते हैं। देन फिर हम आते हैं बात सैलरी पर। तो सैलरी जो है अभी एक फ्रेश न्यूक्लियर मेडिसिन एमडी जो होगा उसको 2.5-3 लाख, 2.5 से 4 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्टिंग हो सकती है एक अच्छे कॉर्पोरेट में, बड़े कॉर्पोरेट में, क्योंकि इनके लोग नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये लोग ओवरऑल रेडियोलॉजिस्ट से अभी कम कमाते हैं। साथ ही साथ में एक हमेशा ट्रेंड याद रखना, जो ब्रांचेस यूएस में ऊपर रहती हैं वो ज़्यादातर वो ट्रेंड पकड़ता है इंडिया में भी। रेडियोलॉजिस्ट ज़्यादा कमाते हैं अमेरिका में इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर मेडिसिन वाले, ठीक है। तो हालांकि न्यूक्लियर थोड़ा सा इसमें अभी हम टाइम का यदि देखें तो रेडियोलॉजिस्ट में संख्या बहुत ज़्यादा है अभी इंडिया में, न्यूक्लियर मेडिसिन वालों की संख्या कम है। तो हो सकता है कुछ साल तक इनके सैलरी पैकेजेस काफ़ी अच्छे रहें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके कॉन्स पर। तो लिमिटेशंस जो हैं इसमें, एक तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हालांकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, बट मैं तीनों सेक्टर में मैंने काम किया, कॉर्पोरेट में, मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट, इनफैक्ट 4 सेक्टर में मैंने काम किया है, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और क्लिनिक एंड मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी। मैंने पाया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अल्टीमेटली विनर होता है यदि कोई इसमें सक्सेस हासिल कर सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। तो ये एक डिसएडवांटेज है। बट कॉर्पोरेट जॉब आगे चल के, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत टफ होते जाएंगे सभी डॉक्टर्स के लिए, मेरा आपने देखा होगा एनालिसिस फ्यूचर ऑफ डॉक्टर्स वाला, ज़्यादातर डॉक्टर्स जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर में ही खपेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो ये तो कॉर्पोरेट में इसमें काफ़ी ईजियर एंट्री है इन कंपैरिजन टू कोई और ब्रांच। सपोज एक पीडियाट्रिशियन है, उसको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल है जॉब मिलना बड़े कॉर्पोरेट में, जबकि न्यूक्लियर मेडिसिन वाले को जल्दी मिलेगा। तो इस तरह से देखें हम तो ये कॉन्स भी है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, लेकिन साथ में प्रोज की तरह जो लोग देखना चाहें कि हमको तो करना ही नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम तो कॉर्पोरेट के लिए बने, तो वो कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है ना कि रेडिएशन एक्सपोजर तो बता ही दिया, लेकिन वो उतना सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। देन जो इसमें क्या है कि इसमें लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं टफ होती हैं। कोई भी आपको सेंटर खोलना हो तो आप जिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सपोज एक मिडिल सिटी में किसी को ये खोलना है, तब भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया कठिन होगी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को। इसलिए इसमें जॉब
क्रिएशन की प्रक्रिया धीमे होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप किससे डील कर रहे हो, रेडियो आइसोटोप से। हालांकि ये रेडियो आइसोटोप्स शॉर्ट लिविंग और लो डोज में यूज़ होते हैं इसमें, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप्स हैं और इनमें बहुत सारे वर्ल्ड के रेगुलेशंस होते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी रेडियो आइसोटोप्स की मुश्किल हो सकती है। साथ ही साथ में इनके टेक्नीशियंस की संख्या भी कम होती है, सिर्फ डॉक्टर से तो काम नहीं चलेगा ना, तो टेक्नीशियंस की भी संख्या कम होती है। तो ये लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम, टेक्नीशियंस की संख्या कम होना, इनके बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होना, इन सब वजह से इनकी जॉब क्रिएशन की दर कम होगी। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर और बड़े कॉरपोरेट, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोडक्शन रेट है इन ग्रेजुएट्स का, उससे कहीं ज़्यादा इनके बनने की दर रहेगी न्यू सेंटर्स के, और इनको तुरंत जॉब मिलेंगे। फिलहाल तो ये सिनेरियो है कि जॉब तो इनको तुरंत मिलेंगे, जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहाँ देखो जॉब में ना कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, जॉब्स में एक सीलिंग होती है हमेशा, अपर सीलिंग। तो वो अपर सीलिंग आप रीच कर जाओगे, उसके बाद एक प्लेट्यू फेज आ जाएगा। तो ये है जॉब की जो न्यूक्लियर मेडिसिन के विषय में। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बार जो बच्चे पूछ रहे थे उनको आंसर मिला होगा। जिनकी रैंक पीछे है और जो लोग डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग जॉब में नहीं जाना चाहते हैं और जो लोग एक कूल सी ज़िंदगी चाहते हैं, बहुत इमरजेंसीज वगैरह, हाँ ये भी एक एडवांटेज है, बहुत कोई इमरजेंसीज वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी इसमें ज़्यादा, और इनफैक्ट रेजिडेंसी भी इसकी काफ़ी कूल होगी, तो आप इजीली इसको ऑप्ट कर सकते हैं, रेजिडेंसी भी कूल होगी। तो लड़कियों के लिए भी अच्छी है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन पूछना, वीडियोस शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों वगैरह के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, क्योंकि ये चैनल मैं बहुत ही, मुझे लगता है कि काश मैं स्टूडेंट होता और मुझे इस तरह का कोई गाइडेंस मिल रहा होता तो बेटर डिसीजंस लेता अपनी लाइफ में। तो बस वही मिशन से मैं ये कर रहा हूँ, तो आप पर है, ठीक है, कितना शेयर करते हो। थैंक यू।